गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन फाउंडेशन, आईआईटी फाउंडेशन कोर्स क्लास 9 NCERT। ठीक है, इस चैप्टर के तहत हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो सबसे पहला टॉपिक हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशन हम देखना चाहें तो हम यहां देखें इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशन यदि हम देखना चाहें तो हमें ये पता है कि सभी वस्तुओं का कण, पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर अट्रैक्टेड विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना, यानी पदार्थ के जितने कण हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं एक बल द्वारा। उस बल को ग्रेविटेशनल बल कहते हैं और वो बल जो कार्य करता है ड्यू टू ग्रेविटेशन कार्य करता है। वो जो बल हमारा अट्रैक्टिव होता है वो ड्यू टू ग्रेविटेशन होता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उस बल को हम ग्रेविटेशनल बल कहते हैं। ठीक है ना, और ये यदि हम देखें तो दो वस्तु हम यदि मान लें कि वो बल होगा कितना, तो यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के कोई वस्तु के पार्टिकल, यानी कोई वस्तु है उसके दो पार्टिकल हमने ले लिया जिसका मास है मास m1 एंड m2। इफ द मास ऑफ पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m1 एंड m2 placed with r distance के सेपरेशन पर यदि वो प्लेस्ड है, रखा हुआ है, तो उनके बीच में बल, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करेगा। हाउ मच फोर्स विल बी एक्ट इन बिटवीन द गिवन टू मास। ठीक है ना, तो ये सपोज करें कि यहां हमने एक पार्टिकल रख दिया जिसका मास है m1। ठीक है, अनदर हम यहां पार्टिकल एक रख दिए जिसका मास है m2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो यदि हमारा r है, कितना है r है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी डिपेंड ऑन द मास ऑफ बोथ पार्टिकल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की दूरी के। ठीक है, तो ये यदि देखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मास देखेंगे ना हम कि मैग्नीट्यूड ऑफ मास कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मास के लिए ये होता है प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन बोथ मास। दिए गए दोनों कण जो हैं हमारा, उन दोनों के द्रव्यमान के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये सपोज करें कि ये यानी ए प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या आ जाएगा m1 इंटू m2, ये आएगा। ठीक है, नंबर सेकेंड डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
यानी 1/r²। डिस्टेंस दोनों कणों के द्रव्यमान के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द गिवन डिस्टेंस बिटवीन बोथ मास। क्लियर? इन दोनों इक्वेशन को यदि हम क्या करें, मर्ज करें, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा A प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। नाउ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो वो कांस्टेंट जो आएगा वो आ गया A इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r², वेयर G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जहां G हमारा, ये जो कैपिटल G लिखा गया है, दैट इज क्या है, ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना? तो इस तरह से इन द क्या एरियाज ऑफ ग्रेविटी, एरियाज यानी रेंज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के रेंज में किसी भी दो पदार्थों के बीच लगने वाला बल जिनका द्रव्यमान m1 एंड m2 जैसा कि यहां दर्शाया गया है, m1 व m2 यदि है, ठीक है ना, बीच की दूरी यदि r दिया हुआ है, तो उनके बीच लगने वाला बल ये होगा, यानी कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। यहां से यदि हम देखना चाहें क्या, वैल्यू ऑफ कैपिटल G, तो वो भी देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अभी हम इसका यूनिट देखना चाहें तो यूनिट देख लें। कैपिटल G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू r² डिवाइडेड बाई m1 m2। ठीक है, यूनिट ऑफ G ये हम देख रहे हैं। तो यहां से F का यूनिट जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, न्यूटन। ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg²। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या आ गया, यूनिट ऑफ कैपिटल G, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट रहा। ठीक है, नाउ अब ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अभी हम देखना चाहें तो ये हम देखते हैं कि पृथ्वी यानी अर्थ सभी वस्तु को क्या करती है, अपने तरफ एक बल से खींचती है ना। तो वो बल कितना है वो बल भी हमें पता है कि वो बल क्या होता है, m इंटू जी, जहां जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हमारे वस्तु पर एक बल लगता है जो कि पृथ्वी अपने तरफ उसको खींचती है। दैट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी होता है ना। तो हम यहां से कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप यानी इसके जस्ट आगे के स्टेप में, यानी वी कैन फाइंड द रिलेशन इन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। बोथ आर क्या है, अलग अलग है, सेपरेटेड नोटेशन है। कभी भी ये माइंड में मत रखना कि ये कैपिटल जी कहीं लिखा है, ठीक है ना, एंड स्मॉल जी कहीं लिखा हो तो दोनों जी ही लिखा हुआ है तो दोनों एक है। ऐसा नहीं है कि एक कैपिटल में लिख दिया गया है, स्मॉल जी लिखा गया है तो दोनों बोथ आर इक्वल, ऐसा नहीं है। ये क्या करना है, अपने अपने दिमाग में कंसेप्ट जनरेट करना है, क्रिएट करना है फॉर फ्यूचर, ठीक है ना। ये दोनों एक नहीं होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है जो कि वाइवा में पुटअप किए जाते हैं, इन द कंपटीशन में पूछे जाते हैं दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, बोथ आर सेपरेटेड विद ईच अदर। वो कुछ और होता है, ये कुछ और होता है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जबकि स्मॉल जी हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में रिलेशन भी हम नेक्स्ट स्टेप में अभी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है यानी नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है ना। जैसा कि अभी फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखे हैं कैपिटल जी के बारे में कि ये है क्या, तो ये हमने देखा कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि किन्हीं दो पदार्थों के बीच में लगने वाले बल का क्या करता है, प्रोपोर्शनल साइन को हटाता है। यानी हम प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाने के लिए इस कांस्टेंट का हमने क्या किया, यूज किया था, ठीक है ना। अब फिलहाल में अभी जो इस फर्स्ट स्टेप में हमने किन्हीं भी दो पार्टिकल को ले रखे थे, अब हम किन्हीं दो पार्टिकल को न लेकर एक कोई पार्टिकल ले रहे हैं जिसका मास m है एंड आवर अनदर पार्टिकल विल बी अर्थ। हम दूसरे पार्टिकल के जगह पर क्या ले रहे हैं, अर्थ को ले रहे हैं कि हमारा दूसरा पार्टिकल क्या है, अर्थ है। तो ये यदि हमारा फर्स्ट पार्टिकल m है एंड सेकेंड पार्टिकल हमारा me है, अर्थ के मास, अर्थ का जो मास है उसको हम डिनोट कर दिए me से, यानी मास ऑफ अर्थ me, ठीक है। तो ये हम अब देखना चाहते हैं कि यदि हमारा कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, इस स्मॉल m को पृथ्वी जिसका द्रव्यमान कैपिटल me है किस बल से अट्रैक्ट करती है, या इन दोनों के बीच में लगने वाला बल यानी फोर्स अप्लाइड बिटवीन द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अर्थ विल बी इक्वल टू हाउ मच, वो कितना होगा, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम यदि देखें, इन दोनों के बीच का क्या पता होना चाहिए, हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस यदि पता होना चाहिए तो ये पृथ्वी पर, ये पार्टिकल भी हमारा पृथ्वी पर ही है ना, अर्थ पर ही है, ठीक है ना। तो ऑन द कहाँ है, ये अर्थ पर है, लेकिन अर्थ के अंदर तो नहीं है ना, अभी अंदर नहीं मान रहे हैं ना, पृथ्वी पर मान रहे हैं, यानी एट द अर्थ या ऑन द अर्थ जो भी है, पृथ्वी पर
तो ये जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा, जैसा कि फिलहाल में अभी हम बताएंगे, पृथ्वी हम लोग जानते भी हैं कि पृथ्वी कैसा होता है, सर्कुलर है, गोलाकार है या इलिप्टिकल है, जैसा भी है, जो भी है। तो गोलाकार ही यदि मान लें, सर्कुलर मान लें, सर्कुलर नहीं स्फेरिकल है, कोई बीच में, हम अभी सर्कुलर बोल रहे थे तो कोई बीच में बोला नहीं, इसीलिए मैं सर्कुलर बोल रहा था। सर्किल होता है कहाँ, सब 2D में सर्किल का शेप बनता है, लेकिन ये क्या अर्थ हमारी 2D है, नहीं 3D है, स्फेयर होता है, ठीक है ना। तो स्फेरिकल है यानी गोलाकार है, गेंद की तरह है। तो यदि वस्तु हमारी होगी तो इसके ऊपर होगी ना, कहीं ये होगी, इसके सतह पर होगी, ऊपरी सतह पर होगी, कहीं भी निचली सतह पर होगी, ठीक है ना। तो ये यदि हमारा इसका मास किसी भी वस्तु का मास कहाँ लाई करता है, सेंटर पर। मास ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना, केंद्र पर, सेंटर यानी केंद्र पर स्थित होता है, ठीक है ना। यानी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं टेढ़ी टेढ़ी, लंबी चौड़ी, उसको यदि तराजू पर वजन कराने जाओ, ठीक है ना, तो बीचों बीच रखोगे तो सही वजन बताएगा, अदरवाइज वो टेढ़ा करके रख दे कि एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, तो वो वजन सही नहीं बताएगा। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, आया समझ में। इसीलिए कांटा को, माने कांटे पर, कांटे माने चुभने वाला कांटे की बात नहीं हो रही है, धर्म कांटा, जहां बड़ी बड़ी गाड़ियों पर लोडेड वस्तु को वजन किया जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो वस्तु हमें वजन करना है, वेट करना है, उसे प्रॉपर रखा होना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज वो उसका एक्चुअल वेट यू कैनॉट फाइंड आउट, नहीं प्राप्त कर सकते, क्लियर। तो ये इन दोनों के बीच का यदि रेडियस आर ई है, रेडियस आर ई दोनों के बीच की नहीं है, रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई है, तो यही डिस्टेंस हो जाएगा ना वस्तु और अर्थ के बीच में, ठीक है। यहां हमारा एम ई लाई कर रहा है, यहां हमारा वस्तु रखा हुआ है स्मॉल एम। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम यदि देखें तो F इक्वल टू, इन दोनों के बीच, इसके और इसके बीच एक बल लगेगा ना, लगेगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो बल कितना होगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। तो ये, और यहां से इक्वल टू करने के लिए हम एक कैपिटल जी से, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये यहां से कैपिटल एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, तो ये एक फोर्स तो हमारा ये हो गया, ये हमें पता है, ठीक है। नाउ दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा, अब ये तो हमारा हो, अच्छे ये बल तो निकल, यदि हम निकाले तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, दैट लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी हमेशा याद रखना, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, कि एक बल हम यहां और
नोट डाउन कर रहे हैं, F इक्वल टू, हमें पता है कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, एक बल से खींचती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल असलरेशन। ग्रेविटेशनल असलरेशन के तहत ये कोल्ड का असर है दिया। तो यहां से यदि हम देखें द्रव्यमान, हम न्यूटन्स लॉ में जो पढ़े हैं कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g है, स्मॉल g, हम जानते हैं जिसके वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहां से इस द्रव्यमान पर, यानी जो सतह पर, पृथ्वी के सतह पर जो वस्तु रखा गया है जिसका मास स्मॉल m है, इसको, इसके ऊपर भी ये बल कार्य कर रहा होगा, यानी इसको भी, इस पर ग्रेविटेशनल असलरेशन काम करता है। ग्रेविटेशनल असलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, इस पर भी काम करता है, जिसके तहत ये पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाता है, गिर जाता है। यदि न्यूटन्स का एक क्या था, प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, वो बैठ के बंदा देख, वो जो भी छोटे जब थे, वैज्ञानिक है ना न्यूटन, वैज्ञानिक है, तो वो जब छोटे थे तो कहीं बैठे हुए थे एक सेव के पेड़ के नीचे। वो जब पेड़ सेव टहनी से जब टूटा तो वो नीचे आया, तो ये सोचने लगे कि नीचे ही क्यों आया, चारों तरफ तो स्पेस है ना, तो ये नीचे ही क्यों आया, ये कहीं ऊपर क्यों नहीं चला गया, साइड में क्यों नहीं चला गया। और वो इस बात को, इस थिंकिंग के तहत वो पता करके बताए कि नहीं, सभी वस्तु को पृथ्वी एक बल से अपने तरफ खींचती है, ठीक है ना, और वो बल इक्वल टू होता है किसके, मास ऑफ थिंग्स एंड प्रोडक्ट ऑफ क्या, ग्रेविटेशनल असलरेशन, यानी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो यहां से m इंटू जी हो गया, ठीक। ये दोनों के दोनों बल इक्वल होते हैं ना, ये भी पृथ्वी के द्वारा ही लगने वाला बल है, ये भी पृथ्वी के द्वारा ही लगने वाला बल है। तो इन दोनों बल को हम यदि इक्वलाइज कर दें, क्या कर दें, इक्वल कर दें, बराबर कर दें, तो यहां से हम अब क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा यहां से रिमूव करो और यहां लिखे हम, तो ये हो गया m इंटू जी, यानी प्रत्येक वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला बल, यानी लगने वाला बल, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के प्रोडक्ट, ठीक है ना, के बराबर होता है। तो ये हमारा mg हो गया। यहां से ये स्मॉल m को यदि हम कैंसिल कर दें तो स्मॉल g इक्वल टू क्या मिल गया, कैपिटल G m e डिवाइडेड बाई r e स्क्वायर। दीज आर द रिलेशन इन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। ये स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना।
यहां से हम चाहें तो कैपिटल जी का वैल्यू यानी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ अर्थ हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है, जी की वैल्यू पता है, तो कैपिटल जी फाइंड आउट किया जा सकता है। यानी कैपिटल जी यदि हम लिखना चाहें तो कैपिटल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी मल्टीप्लाई बाई आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ई। देखो इस फार्मूले से विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, हम निकाल सकते हैं ये। और वैसे इसका मान होता है 6 किसका मान, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू डिफाइन है और वैसे चाहे तो कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे केपलर्स लॉ। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एंड मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों की गति के संदर्भ में। तो ये अभी हम पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, ये एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है केपलर्स। इन्होंने जो नियम दिया वो नियम केपलर्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात। नाउ ये जो केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, मोशन यानी गति, किसके गति के बारे में, ये ध्यान रखना। केपलर साहब ने जो लॉ दिए हैं लॉ ऑफ मोशन, ये प्लैनेट्स के मोशन के बारे में है। ये अबाउट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, यानी ग्रहों के गति के बारे में ये नियम है। ठीक है ना, ये नहीं जो हम कहीं मूव कर रहे हैं या घड़ी की सुई कहीं मूव कर रही है, इस टाइप के मोशन के बारे में नहीं है। ग्रहों के गति के बारे में ये लॉ काम करता है। ठीक है ना, यानी लॉ ऑफ मोशन, प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द, किसके चारों तरफ घूमते हैं, सभी प्लैनेट्स किसके चारों तरफ घूमते हैं, हमारे नहीं। पंडित जी लोग देखो, ये बहुत अच्छी सी बात है, रोमांचक बातें हैं। पंडित जी जो शास्त्री होते हैं यानी ग्रह नक्षत्र देखते हैं, उनसे जाके बात करोगे तो वो बता देते हैं कि तुम्हारे नाम से पता नहीं कुछ गणना करके बता देते हैं कि ये ग्रह तुम्हारे ऊपर चढ़ गया ना, या ये ग्रह तुम्हारे से दूर हट गया, या पूजा करा दो, दक्षिणा दे दो तो हम ये ग्रह को दूर भगा देंगे। ऐसी बातें आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ
नहीं है। ऑल प्लैनेट यानी सभी ग्रह मूव करते हैं, घूमते हैं अराउंड के चारों तरफ। किसके चारों तरफ? चारों तरफ घूमते हैं किसके? अराउंड द सन यानी सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। और कहा? तो इन द सौरमंडल, जो सौरमंडल हमारे होते हैं उसमें जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ऑल प्लैनेट मूव करते हैं। आवर पृथ्वी यानी आवर अर्थ इज ए प्लैनेट, हमारी पृथ्वी भी एक प्लैनेट है जो कि सूर्य के चारों तरफ घूमती है। लेकिन घूमने की जो बातें हैं वो ये इंश्योर करना है इन आवर माइंड कि किस टाइप के पाथ पर घूमते हैं। सर्कुलर पाथ पर नहीं घूमते, ठीक है ना? इलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं। इलिप्टिकल पाथ यानी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग। इलिप्टिकल पाथ मीन्स होता है दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं, ठीक है? तो वो जो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग की बातें हैं तो वो यदि हम देखना चाहें तो दीर्घ वृत्ताकार यानी इस टाइप का शेप, इस टाइप के शेप में घूमते हैं। ये सर्कुलर नहीं है। दिस शेप इज नॉट सर्कुलर, नहीं है ना, वृत्ताकार नहीं है। तो यदि सर्कुलर नहीं है इट मीन्स इसमें क्या दिक्कत आएगी? सर्किल में विदाउट इलिप्टिक्स, जो इलिप्टिकल हम पाथ बना रखे हैं इसमें दोनों में कुछ न कुछ दिक्कतें आएगी। क्या दिक्कतें आएगी? अब देखो, हम यहाँ एक सर्किल बना लिए, ये समझने वाली बात है। हम एक यहाँ सर्किल बना लिए, ये एक सर्किल नहीं बन पाया। हाँ चलेगा, समझ चलो। तो ये कुछ हद तक ठीक है। तो ये यदि हम देखें तो ये सर्किल है, यानी यहाँ से ये यदि कोई बंदा इस पर मूव कर रहा है ना, और एक बंदा इस पर मूव कर रहा है, ये भी इलिप्टिकल थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, और एक बंदा है जो यहां से मूव करना शुरू कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। एक यहां सपोज करो यहां है, ये ऐसे मूव करना शुरू कर रहा है। दोनों में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना। यहां हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक समान गति करेगा ना। ये ध्यान रखना कि इसमें जो मोशन चल रहा है वो मोशन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्मली मोशन होना चाहिए, एक समान गति होना चाहिए। यदि एक समान गति नहीं है तो भी एक दिक्कत आएगी। वो दिक्कत हम बाद में बता देंगे, क्योंकि अभी ये पॉइंट क्लियर कर ले, फिर हम बताएंगे कि वो क्या दिक्कत आ सकती है और ये बैलेंस कैसे बना के चलते हैं। यदि सूर्य के चारों तरफ कोई ग्रह यानी प्लैनेट हमारा मूव करता है तो वो अपना बैलेंस कैसे बना लेता है, इस बात को देखो अभी हम क्लियर कर दें। मौत का कुआं, हम यदि किसी मेले में या फेस्टिवल वगैरह में जाते हैं ना तो वहां मौत का कुआं दिखाने वाले अपना सिस्टम लगा कर रखे हुए रखते हैं ना। कुछ तो गड्ढे में कुआं जैसा खुदाई करके रखते हैं, कुछ ऊपर लकड़ी का वो कुआं जैसा वो बांध के बना के रखते हैं, ठीक है ना।
वो देखने में हम लोगों को लगता है कि ये बहुत बहादुर है, या जो भी है अपने इन योर माइंड जो भी विचारधारा आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो प्रैक्टिस तो किया है। विदाउट प्रैक्टिस तो साइकिल वाले बाइक नहीं चलाते, पैदल वाले साइकिल पर नहीं चला पाते। तो प्रैक्टिस की बात तो है, लेकिन वो जो बैलेंस, वो जब बाइक उतारता है या उतार के जिस समय मोशन में रहता है ऑन द वॉल ऑफ द वेल, कुआं, उस समय उस बंदे के ऊपर किसी भी टाइप का बल नहीं लगता, किसी भी टाइप का बल नहीं लगता, यानी वो स्वतंत्र रूप से अपने पाथ पर गति करता रहता है। यदि बल नहीं कब लगता है, कब बल नहीं लगता, इस बात को सोचना है। बल किसी चीज के ऊपर कब नहीं लगता, उस पर दो बल कार्य करते हैं हर समय। यदि वो मोशन में है तो उस पर डबल बल कार्य करते हैं, दो बल कार्य करते ही हैं। एक कौन सा बल है? सेंट्रीपेटल, और एक सेंट्रीफ्यूगल। एक बल को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, दूसरा को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। एक अंदर की तरफ खींचता है, दूसरा बाहर की तरफ धक्का मारता है, ठीक है ना। और ये दोनों बल जब तक बैलेंस रहेंगे, इक्वलाइज होंगे, तो उस बंदे के ऊपर, यानी जो हमारा मोशन दिखा रहा है, उसके ऊपर न तो खिंचाव बल लगेगा, न तो धकेल बल लगेगा। यानी वो स्वतंत्र रूप से विदाउट फोर्स बैलेंस उसका बना रहेगा, वो मोशन करता रहेगा। यदि इन दोनों में किसी एक बल का मान चेंज हो जाए, तो वो या तो वो बल महसूस करेगा, वो गिर जाएगा अंदर। अपकेंद्र बल, यानी जो बाहर की तरफ धक्का दिया रहता है, वो बल यदि कम हो जाए, कौन सा बल? बाहर की तरफ यदि धक्का दिया रहता है, वो बल यदि कम हो जाए, तो वो कहां चला जाएगा? अंदर गिर जाएगा, क्योंकि एक बल अंदर खींच भी रहा है। अभिकेंद्र बल उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे अंदर खींच रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स उसे धक्का दे रहा है। तो यदि एक बल कम हो जाए और यदि अंदर वाला बल कम हो जाए, तो वो बंदा बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। एक इसका एग्जाम्पल समझने के लिए, एक रस्सी में पत्थर बांध लो, बांध के ऐसे ऐसे घुमाओ, ठीक है। जब तक वो तुम्हारे स्पीड यानी मोशन ऑफ द राउंड बैलेंस रहेगा, तब तक तो रस्सी एकदम तनी हुई दिखेगी, मतलब तनी हुई दिखेगी जितनी लंबी है। और भूले भटके हाथ से छूट गया, तो हाथ से छूट जाने का मतलब ये अंदर जो खिंचाव बल था, जो पकड़ के तुम रस्सी को खींच के पकड़े हो, ये बल हम इमीडिएटली सडनली जीरो कर दिए, वो पत्थर तुरंत बाहर जाके किसी के सर फोड़ देगा, ठीक है। या घुमाते घुमाते तुम अचानक हाथ ऐसे घुमाना रोक दो, तो यदि रोक दिए तो इट मीन कि अंदर वाला जो बल था वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बाहर वाला बल जीरो हो गया, घुमा नहीं रहे हो। बाहर वाला यदि बल जीरो हो गया तो वो पत्थर आके तुम्हारे सर फोड़ देगा ना। तो इस तरह से अभी ये जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया, वो ये समझाने के लिए लिया कि केपलर साहब इन सब नियम को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम उन्होंने दिया। इन दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। ये यदि यहाँ रहता ना, एक समान चाल से चल रहा है, तो समान समय में समान एरिया
कवर्ड कर लेता। यदि हम इसको 4 भागों में बांट रखे हैं, 4 भागों में बांट रखे हैं और ये पूरे 1 घंटा में एक चक्कर काट रहा है ऑन द सर्कुलर मोशन, इन द सर्कुलर मोशन, यदि 1 घंटा में वो एक चक्कर मार रहा है तो 1/4 डिस्टेंस कवर्ड कर देगा 15 मिनट में, कर देगा ना। 15 मिनट में एक यहां से यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, सेम यही कहानी यहां भी है। उन्होंने बताया था क्या कि इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एरिया। ये लॉ ऑफ एरिया है, यानी प्लैनेट्स कवर्ड इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इन द इलिप्टिकल पाथ ऑफ द मोशन। ठीक है ना, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि जो हमारे ग्रह इलिप्टिकल पाथ पर मोशन करते हैं, गति करते हैं, वो भी समान समय में, यानी समान समय अंतराल में इक्वल एरिया कवर करते हैं। इक्वल एरिया कवर करते हैं, यानी ये एरिया यदि यहां से यहां तक आने में हमारा सपोज करो T1 टाइम है, ठीक है ना, तो और ये एरिया यदि इक्वल है तो इस एरिया को भी वो T1 टाइम में ही कवर कर देगा। ठीक है ना, यानी एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट इन इलिप्टिकल पाथ किससे? विद इन इक्वल टाइम, समान समय में। ठीक है, तो दीज आर द फर्स्ट लॉ ऑफ एरियाज, कैपलर्स लॉ ऑफ एरियाज। ये कैपलर साहब ने हम लोगों को ये बताया था, ये जो ग्रह दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं वो समान समय में समान एरियाज कवर करते हैं। ठीक है, नाउ लॉ, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स। तो ये जो हमारा जो समय है, यानी समय का नियम, तो लॉ ऑफ पीरियड्स ये था कि T², यानी जो भी समय लगेगा इस मोशन के दौरान टाइम टेकन, स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ मेजर रेडियस ऑफ इलिप्टिकल पाथ। मैं क्या बोला? मैं बोला अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पीरियड्स, यानी समय के संबंध में जो कैपलर साहब ने जो नियम दिया है, इस नियम के तहत उन्होंने बोला है कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाले ग्रहों के द्वारा लगने वाला समय का स्क्वायर, यानी टाइम टेकन बाय द प्लैनेट इन द मोशन ऑफ इलिप्टिकल पाथ इज इक्वल होता है किसके? क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस। इसमें 2 एक्सिस होते हैं,
इसमें इलिप्टिकल पाथ में डबल एक्सिस होते हैं, एक माइनर एक्सिस होते हैं, दूसरा मेजर एक्सिस होते हैं। ये सिंपल सी बात है समझने की, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो छोटा दिख रहा है दैट इज योर माइनर एक्सिस, जो बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है ना, दैट इज योर मेजर एक्सिस। तो इसको आर यदि हम मान लें मेजर एक्सिस को, तो ये अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ पीरियड केपलर साहब ने ये बताया था कि ये हमारा होता है टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू, टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू, ठीक है। और ये यहां इक्वल टू ना करो बल्कि यहां प्रोपोर्शनल टू कर दो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और ये यदि हम यहां से हटा के ये इक्वल करना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या मिल गया, कांस्टेंट। यानी ये सदैव क्या होता है, नियत होता है। टाइम टेकन बाई द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाई द प्लैनेट ऑन द इलिप्टिकल पाथ will be proportional to the cube of major axis, ठीक है ना। ये हमारा नियम था लॉ ऑफ पीरियड्स। तो ये क्लियर समझ में आ गया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द जी। अब इस चैप्टर के तहत हम लोग देखने जा रहे हैं कि जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कब कैसे बदलता है, ठीक है। कब कैसे बदलता है का तात्पर्य इस बात से है कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल टू ईच अदर, एक बराबर होता है सरफेस के ऊपर। लेकिन ये सरफेस के ऊपर की बात नहीं चल रही, ये बात अब चलेगी कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी के सतह से कुछ ऊंचाई ऊपर रखी हुई है या नीचे रखी हुई है, सतह से नीचे रखी हुई है, तो उस वस्तु पर जी का मान कितना इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। ये हम देखेंगे इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक में। तो ये यहां दिया हुआ है एटीट्यूड लेट एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी यानी गुरुत्व के कारण ऑन द सरफेस यानी पृथ्वी के सतह पर ऑफ ए प्लैनेट, प्लैनेट यानी ग्रह, ठीक है ना। सतह पर जो ग्रह है ऑफ मास एम, जिसका द्रव्यमान क्या है, एम है, एंड रेडियस आर बी द आर, और रेडियस क्या है, आर है। यदि रेडियस आर है, रेडियस आर तो किसका रेडियस है, जो प्लेनेट हमारा वो मोशन कर रहा है, जी आर बी जी एन एट हाइट एच बी जी ए। हमने मान लिया कि सरफेस पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी है, और सरफेस के ऊपर यानी एच हाइट पर जाने पर हमने मान लिया जी एच है, ठीक है। तो प्लैनेट जो कि सरफेस पर गति कर रहा है, सतह पर गति कर रहा है, तो सतह पर यदि गति कर रहा है तो डिस्टेंस
कौन सा डिस्टेंस, जो डिस्टेंस इन बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। तो वो आर है, वो हमारा आर है, ठीक है ना। अब यदि हम ऊपर या नीचे जाएंगे तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो अभी हम देखेंगे ऊपर एच हाइट पर। तो सपोज करें कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ है मतलब अर्थ का सरफेस है, ये हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है। फिर क्या है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, दीज आर द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमने मान लिया, ठीक है ना। यहां इस पर यदि कोई एम मास का प्लैनेट सरफेस पर ही अर्थ इज आल्सो क्या है, अर्थ एक प्लैनेट ही है, ठीक है ना। ये प्लैनेट की बात चल रही है। तो ये करना पड़ेगा। Now our next topic will be factor influencing the G, यानी G के मान में परिवर्तन कब, कैसे और कहाँ होता है, ठीक है ना। ये हम देखना चाहेंगे। तो सपोज करें कि कोई हमारा यहाँ दे रखा है कि ये दिया हुआ है कि लेट एक्सेलरेशन यानी त्वरण ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्व के तहत ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट, सरफेस ऑफ ए प्लैनेट। तो हमारी पृथ्वी क्या है, प्लैनेट है ना। तो ये हमारी एक पृथ्वी है जिसका रेडियस हम क्या ले लें, आर। ये रेडियस आपने क्या मान लिया, आर या आर ही ले लो। रेडियस ऑफ द अर्थ आर ही ले सकते हो, एक ही प्लेनेट की बात है ना। अर्थ इज ए प्लेनेट। तो ये हम आर ले लिए, इसका मास क्या है, कैपिटल एम है। तो इसके द्वारा इस प्लेनेट यानी इस पृथ्वी के सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट, वी हैव ऑलरेडी नो दैट द वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये अभी इससे जस्ट पहले के टॉपिक में हम लोगों ने इस फार्मूले का अवलोकन कर लिया है, ठीक है ना। अब यदि ये सरफेस के ऊपर यदि हम जी की वैल्यू देखना चाहें सरफेस से ऊपर एच हाइट पर, तो सपोज करेंगे ये हाइट यहां से एच हाइट हम ऊपर ले लिए, यहां इस पॉइंट पर यदि हम जी का मान देखना चाहें तो अब हमारा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो गया आर प्लस एच होगा। इस कंडीशन में यानी एट द हाइट ऑफ एच आवर जी विल बी डिनोटेड बाई जी डैश जी एच। एच हाइट पर पृथ्वी के सतह से एच हाइट पर लगने वाला इफेक्टिव गुरुत्वीय त्वरण को यदि हम जी एच से डिनोट कर दें, यानी यहां हम जी एच से डिनोट कर दें, जी और स्मॉल एच, तो ये इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा। यहां से इन दोनों को हम क्या कर दें,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट जगह इसको मान लें और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया। यदि रेशियो के रूप में, रेशियो के फॉर्म में हम इसको नोट डाउन करें, हम इसको नोट डाउन कर दे रहे हैं किसके फॉर्म में। यदि जी एच डिवाइडेड बाई हम जी ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम। ये होगा जी एम से जी एम कैंसिल हो गया, यानी मिला क्या, ये हमें फाइंड आउट हो गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये मिला। इसको हम, यानी इसको, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को टोटल का स्क्वायर राइट डाउन कर सकते हैं ना, टोटल का होल स्क्वायर राइट डाउन कर। यदि हम इसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो रिवर्स करें तो ये हमें मिलेगा आर एच प्लस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच डिवाइडेड बाई आर। अब ये पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा ना निगेटिव, रिवर्स हो गया ना, पावर भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमने रिवर्स क्यों किया, इसका रीजन है। अब देखो यहां से क्या मिलेगा, यहां से जी एच इज इक्वल टू, यानी ये हो गया जी इन ब्रैकेट, ये जो डिवाइडेड बाई आर है ये इसके भी बाई आर है, इसके भी बाई आर है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस एच बाई आर टू दी पावर -2। ठीक है, अब ये जो कहानी है, इस कहानी को हम किसी और, कोई और भी तरीका इसे लिख सकते हैं। अभी क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, देखो जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर, हमने ये लिख दिया। क्यों लिखा, इसका कोई रीजन है? अब देखो रीजन, इसको ऐसा क्यों लिखा गया, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है क्यों लिखा गया ऐसे। यदि हम यहां सिंपल से इस बात को समझने के लिए यहां आ जाए, 1 वहां क्या था, आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, ये था ना, नहीं ये होल स्क्वायर था, नीचे वाला क्या था, होल का स्क्वायर था। चलो हम इसको यहीं से फैलाते हैं पहले। तो यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे तो ये हो गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस क्या 2 आर इंटू एच, यही होगा ना, ये आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब हम रिवर्स करें तो रिवर्स कर सकते, अब इसको रिवर्स करें तो रिवर्स करें, या रिवर्स करें का, तो ये क्या लिखेंगे, रिवर्स करेंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 अब यदि देखें हम तो ये हमारा जी एच इज इक्वल टू स्मॉल जी
1 प्लस एच बाई आर टू दी पावर -2 इक्वल टू हमने अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हमने यहां लिख दिया अप्रोक्सीमेट इक्वल टू G1 माइनस 2h बाई आर। ये हमने क्यों लिखा, इस बात को हम यदि देखना चाहें तो हम देखें। इस बात को देखने के लिए हम लिखें R, इसको पकड़ ले केवल 1 प्लस एच बाई आर टू दी पावर -2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस एच बाई आर टू दी पावर 2 प्लस 2। अब ये यदि +2 हमने लिख लिया, ठीक है ना, तो +2 लिखने के बाद हम यहां से इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, यानी इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें। तो ये हो गया 1 बाई 1 प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2h बाई आर, ठीक है ना। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डबल, तो ये हमारा ये आ गया, ठीक है। अब यहां कहानी ये है, यहां से थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है कि h जो द वैल्यू ऑफ h इज लेस देन r। जो हमारा वैल्यू है h की, यानी हाइट ऑफ द प्लैनेट ले रहे हैं, वो सरफेस की रेडियस से, यानी रेडियस ऑफ द प्लैनेट का, जो प्लैनेट की रेडियस है उसके अपेक्षा बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो कम डिवाइडेड बाई ज्यादा, कम डिवाइडेड बाई ज्यादा, कम ही आएगा ना, और कम हो जाएगा। कोई वैल्यू कम है, उसमें ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करें तो वो वैल्यू बहुत कम आएगी। अब कम का स्क्वायर हो और ज्यादा का स्क्वायर हो, उसको डिवाइड करें तो हमारी वैल्यू ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा माइनर हो जाएगी, ठीक है ना। ये इतना ज्यादा माइनर वैल्यू हो जाएगा कि हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ये वैल्यू को हम यदि छोड़ दें तो हमारा क्या मिलेगा, छोड़ने का मतलब ये ऐसा नॉन इफेक्टिव वैल्यू आ जाता है, यानी उस वैल्यू से हमें कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल में यदि हम लोग कुछ मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने, ज्वेलरी वगैरह को छोड़ के, वहां मिलीग्राम का भी वजन होता है, ठीक है ना। वो जो वेट होता है वो इतना सेंस करता है, वो मिलीग्राम के रेंज में भी वेट करके बताता है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है क्योंकि वो कॉस्टली पदार्थ है। लेकिन इन जनरल यदि हम देखें, कुछ लेने जाएं, चीनी लेने जाएं, कुछ और अदर सामान लेने जाएं, तो 1 kg पनीर लेने चले जाओ तो 1 kg पनीर मांगोगे तो वो क्या 1000 ग्राम ही आएगा, नहीं, वो 1010 ग्राम, 1025 ग्राम, 1020 ग्राम, यानी ये एग्जैक्ट कोई जरूरी नहीं है कि 1000 ग्राम ही आए, स्केलिंग में तुम्हारा इंडिकेशन आए, ठीक है ना। तो वो जो 10 ग्राम 20 ग्राम जो आ रहा है ना, वो 1000 ग्राम के सापेक्ष बहुत नगण्य वैल्यू है, छोटी सी वैल्यू है, ठीक है ना। तो उसको छोड़ दिया जाता है, माइंड अप नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू कैलकुलेशन में कोई खास इफेक्ट नहीं देगा, इसलिए हम इसको नगण्य करते हैं। यदि नगण्य करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस 2h बाई आर, ठीक है। अब यदि इसके कंजुगेट से हम ऊपर नीचे अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ऊपर हम मल्टीप्लाई कर दिए 1 माइनस 2h बाई आर
और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए हम 1 माइनस 2h बाई आर, तो ये वैल्यू हमें अगेन मिलेगी, क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल के आ जाएगी 1 माइनस 2h बाई आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 4 h स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, फिर मिल गया। अब ये देखो h स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अगेन फिर आ गया। हम यहां भी इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं ना। इस वैल्यू को हम यदि निग्लेक्ट मान लें तो दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई ओनली 1 आ जाएगा। तो दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई ओनली 1 मींस दिस वैल्यू, तो ये दिस वैल्यू ही लिखा गया है, यही वैल्यू यहां राइट डाउन किया गया है। ये यदि हम यहां पहुंच गए तो ये हमारा g स्मॉल h यानी गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ, क्या, फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेनेट, जो भी हमारा प्लेनेट का सरफेस है उस सरफेस से h हाइट पर g की वैल्यू जो हमारा फाइंड आउट हो रहा है वो क्या हो रहा है, g 1 माइनस 2h बाई आर। अब यहां हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है 2h बाई आर, इसका कुछ मान आएगा ना, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ आएगा। वो यदि न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 से यदि कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैल्यू जो मिलेगा वो लेस देन 1 आएगा, और लेस देन 1 से यदि मल्टीप्लाई करें हम g में तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, g की ओरिजिनल वैल्यू से कम होगी कि ज्यादा होगी, कम हो जाएगी। इट मीन्स कि एट द हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी, क्या होगा, लेस देन द ग्रेविटेशन ऑफ सरफेस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस के सतह के गुरुत्वीय त्वरण से हमेशा ऊपर जाने पर त्वरण का मान, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में अभी हम देखेंगे कि ये ऊपर तो यदि गए तो ये कम हो रहा है। अब उस प्लेनेट के सरफेस से यदि अंदर हम जाके देखें, ठीक है ना, सरफेस के अंदर, तो देखें कि g का मान कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम देखेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट कंडीशन इज डेप्थ। डेप्थ पर हम गहराई में देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो गहराई में देखने के लिए यहां हमने लिखा है एज्यूमिंग अर्थ टू बी ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो। यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, यूनिफॉर्म मीन्स समान, एक समान, और डेंसिटी यानी घनत्व। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी क्या होता है, कोई बताएगा? यस, डेंसिटी यानी घनत्व बराबर घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान डिवाइडेड बाई आयतन, यानी रो इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है ना।
और ये यदि हमें पता है कि रो इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो यहां से हम m इज इक्वल टू लिख सकते हैं रो इंटू v, ठीक है। और v हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि अर्थ का शेप कैसा होता है, स्फेयर होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप होता है। तो स्फेयर का वॉल्यूम हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी यहां यदि हम अर्थ की बात करें तो कैपिटल M लिख लें, और कैपिटल M इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस ऑफ द अर्थ यानी आर क्यूब। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटू रो लिख दिए, रो यानी डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये यहां से हम क्या निकाल लिए, कैपिटल M की मान निकाल लिए, यानी मास ऑफ अर्थ निकाल लिए। यू कैन फाइंड द मास ऑफ अर्थ एज्यूमिंग यूनिफॉर्म डेंसिटी। यदि एक समान घनत्व तो हम मान लें, तो हम इस फार्मूले से बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ हम निकाल सकते हैं। अब हम आ जाए g की बात करें, हम g की बात कर रहे थे ना, तो g की वैल्यू जो अभी लेके चलेंगे, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g अंडर द क्या, अंडर द सरफेस ऑफ प्लैनेट, वो तो ये हम देखें, हमें ये तो हमने कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है ना। हमें तो देखना है g की वैल्यू की सरफेस से बिलो जाने पर, यानी डेप्थ में जाने पर g हमारा किस टाइप से इफेक्ट हो रहा है। तो हम सिंपल g इक्वल टू अभी हम देख सकते हैं क्या होता है, कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर, हमने ये देख रखा है। यहाँ हम इस कैपिटल M की वैल्यू ये लिखेंगे, तो ये यदि वैल्यू राइट डाउन करते हैं तो ये हमें मिल गया कैपिटल G रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये स्क्वायर से इसका क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी हमें मिल गया फाइनली G इक्वल टू कैपिटल G रो 4/3 पाई आर, ये वैल्यू मिला, ठीक है। यदि इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दें, हमने क्या दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने राइट डाउन कर दिया। यदि इसको इक्वेशन फर्स्ट राइट डाउन कर दिया तो यहां से नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे कि यदि हम ये जो डी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो नीचे गए हैं, सरफेस से नीचे जा रहे हैं, तो यदि नीचे जा रहे हैं तो फाइनली जो इफेक्टिव रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ, वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। वो रेडियस हमने यहाँ दिखा रखा है r-d, और ये यदि r-d हो जाएगा तो हम जो वॉल्यूम लिख रहे थे, तो ये g उस कंडीशन में g लिखना चाहें तो ये g स्मॉल g d लिख दें, g d लिख दें, यानी अंडर d डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये यदि हम जी डी लिख के चलते हैं इसको जी डी, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी रो 4/3 पाई, और आर के जगह पर हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा r-d, ये मिलेगा ना, r-d मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ r इफेक्टिव था, यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया है, r-d हो गया है। यहां से इन दोनों, ये इक्वेशन सेकेंड हम यदि ले लें
इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट कर दें तो ये हो गया जी डी डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू कैपिटल जी रो 4/3 पाई आर माइनस डी डिवाइडेड बाई जी रो 4/3 पाई आर। तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई। हमें मिला क्या, यहां से मिल गया जी डी इक्वल टू जी और ये मिल गया पाई से पाई भी कैंसिल हो चुका है, यानी मिला आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। यहां से यदि हम देखें तो इसको लिख सकते हैं जी 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। अब ये देखो ये कहानी ये आ गई। अब यहां यदि डी कुछ डिस्टेंस है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ से वो जो डिस्टेंस हम जितना डिस्टेंस अंदर गए हैं वही डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस में हम आर से यदि डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू हमें फाइंड आउट होगा। वो वैल्यू 1 से क्या होना है, सब्ट्रैक्ट होना है। सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो वैल्यू मिलेगी तो वो ऑलरेडी 1 से लेस होगी। 1 से लेस वैल्यू से हम जी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जी डैश का मान, जी डी का मान क्या हो जाएगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। ठीक है ना। तो सरफेस प्लैनेट के सरफेस से ऊपर या उस सरफेस से नीचे गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सदैव क्या होता है, सरफेस के गुरुत्वीय त्वरण के मान से कम होता है। तो ये पॉइंट हम लोगों ने आज के इस वीडियो में अवलोकन किया। ठीक है ना। इसके साथ ही ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक शब्द है ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक टर्म्स है, उसको भी हम अभी बता दे रहे हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी दैट वेलोसिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव कहां, वो मूव करने के लिए इन द ऑर्बिट में फॉर द बैलेंस कंडीशन, यानी बैलेंस्ड कंडीशन के लिए कक्षा में गति करने का आवश्यक वैल्यू वेग का ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है ना। यानी उस ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू से जो रिक्वायर्ड है उससे यदि कम या ज्यादा वेग हो जाएगा तो वो प्लैनेट अपनी कक्षा को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, या तो अंदर केंद्र की तरफ गिरेगा या बाहर कहीं निकल जाएगा कक्षा से। ठीक है ना। ज्यादा हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, कम हो जाएगा तो अंदर गिर जाएगा। ठीक है ना। जिस घटना को आए दिनों हम लोगों ने सौरमंडल में उल्का पिंड के गिरने के नाम से इस घटना को देखते रहते हैं, अवलोकन करते रहते हैं, सुनाई देता रहता है, न्यूज देखते हैं, वहां से पता चलता रहता है। ठीक है ना। तो ये क्यों होता है, ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसके अनबैलेंसिंग होने के कारण होता है। और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल वी नॉट और ये बराबर होता है रूट में जी इंटू आर। ये ध्यान देना, ये नोट कर लेना, ये वेलोसिटी रिक्वायर्ड है ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर द बैलेंसिंग मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट इन द डिफाइंड ऑर्बिट, फॉर द डिफाइंड ऑर्बिट, जो ऑर्बिट डिफाइन किया गया है। यानी जो सैटेलाइट हमारी सौरमंडल में गति करती है तो उसकी कक्षा डिफाइन होता है ना। जब हम इस कक्षा में छोड़ रहे हैं यानी हाइट डिफाइन है,
उस हाइट के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी को क्रिएट करके जनरेट करके दे दी जाती है। जब तक ये वेलोसिटी बनी रहेगी वो अपनी कक्षा में गति करता रहेगा। यदि वेलोसिटी चेंज हुआ तो वो कक्षा से बाहर निकल सकता है या अंदर पुनः वापस गिर सकता है। तो वो दीज आर द मेन इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो टॉपिक रहा ये अप्रोक्सीमेट कंप्लीट टॉपिक है अपने आप में। ये यदि वीडियो क्लास 9th NCERT, 10th NCERT and 11th NCERT आल्सो हेल्पफुल हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें। साथ ही ये वीडियो ज्वाइन माय फेसबुक एजुकेशनल ग्रुप स्टडी विद एन सर पर भी उपलब्ध रहती है, वहां से भी इसका अवलोकन कर सकते हैं। वहां अवलोकन करने के लिए ये मेरे फेसबुक ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।